गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। कल रविवार था, हॉलीडे था, सबने एंजॉय भी किया होगा। और शनिवार को है ना, सैटरडे को आपने गूगल फॉर्म में टेस्ट भी दिया होगा। काफी इजी टेस्ट था सेकंड चैप्टर का, और नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर का थर्सडे वाला टेस्ट है सेकंड चैप्टर का लेंगे। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पर वीडियो अपना ऑन रखेंगे, कल भी आज हम पढ़ते हैं शब्द विचार। हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण विचार। तो देखिए, शब्द विचार का आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। देखिए, क, म, ल, ये अपने पास क्या है? वर्ण। यहाँ पर जो वर्ण है क, म और ल, तो क किससे मिलकर बना है? क प्लस अ, यानी स्वरों और व्यंजनों के योग से ये क्या बना है? क। नेक्स्ट मैं भी एज इट इज, मैं प्लस अ, ले भी म, ले प्लस अ। तो इसी तरीके से कमल, ये अपने पास अलग अलग बिखरे हुए वर्ण। अब इन बिखरे हुए वर्णों को हमने जोड़कर बना दिया क, म, ल। कमल का मतलब क्या हो गया? एक पुष्प, फूल, पुष्प, कुछ भी बता दीजिए। तो कमल क्या हो गया? एक पुष्प हमारे सामने। ये वर्ण थे जो बिखरे हुए थे। क का अलग से कोई मीन्स नहीं निकल रहा, मैं का मीन्स नहीं निकल रहा, ल का नहीं निकल रहा, लेकिन जब हमने इसको मिलाकर बनाया तो क्या मिला? कमल। कमल से क्या बनता है? पुष्प। कमल का मीन्स क्या होता है? पुष्प। तो इस मीन्स आपको ये तो पता चल गया कि वर्णों का जो सार्थक मेल होता है वो क्या कहलाता है? शब्द। अगर आपको पूछ ले कि शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो आप बताइएगा कि वर्णों के सार्थक शब्द समूह को या वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो ये तो हमें शब्द का पता लगा कि हमारे पास जब वर्ण आए थे, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन आने के बाद में कैसे शब्द का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले देखिए, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को। अब ये सार्थक शब्द क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और देखिए, हमारे पास दो ऐसी चीजें जिससे हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी जो अर्थ को अपने साथ में लिए हुए, सार्थ यानी अर्थ को अपने साथ में लिए हुए। निरर्थक, निर यानी नहीं, थक यानी जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकले, वो निरर्थक। जैसे कुछ उदाहरण बता रही हूँ आपको। चाय, वाय, साड़ी, वाड़ी, दाल, वाल। इसी तरीके से हम लिखते हैं सब्जी, वब्जी। तो ये जो है वाय, इसका कोई भी मीन्स नहीं है, ये क्या है? निरर्थक। बट हम इसको यूज में लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि चाय को सहारा प्रदान करने के लिए, हमारी लैंग्वेज में आधार प्रदान करने के लिए हम निरर्थक शब्दों को भी कई बार काम में लेते हैं, जबकि इसका कोई भी मतलब नहीं होता। इसी तरीके से देखिए, वाड़ी, वाड़ी क्या है? निरर्थक शब्द है, लेकिन अपन बोलते हैं साड़ी वाड़ी, सब्जी वब्जी काट ली, क्या बोलते हैं ना। तो ये जो वाल, दाल वाल, ये वाड़ी, ये वाय, इसका कोई भी मीन्स नहीं होता। ये शब्द क्या होते हैं? निरर्थक। ये निरर्थक शब्दों में क्या आएंगे? ये वाय, वाड़ी, वाल, ये सारे क्या है? निरर्थक शब्द है। और सार्थक शब्द कौन से हैं? चाय, साड़ी, दाल। तो ऐसे वर्ण जिनका कोई न कोई अर्थ निकले, तो सार्थक वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो इज दैट क्लियर? यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शब्द हमारे पास कहाँ से आए, इनको हमने कैसे बनाया, इनको वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया, और किस किस तरीके के वाक्य शब्द है हमारे पास, वो हमने बताया है। तो ये शब्द के भेद पढ़ने से पहले एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं आपको, कि जैसे ये मान लो कमल,
ये था अपने पास, हमने शब्द लिया था कमल। लेकिन अगर इस शब्द से हम कोई वाक्य बना दे, जैसे तालाब में कमल खिलते हैं, तो इसको हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया कि तालाब में कमल खिलते हैं। तो जैसे ही वाक्य में प्रयोग होते हैं वैसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? पद। फिर ये शब्द नहीं कहलाते, ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। यानी शब्दों का जब वाक्यों में प्रयोग हो जाता है तो शब्द है उनको क्या नाम दे दिया जाता है? पद। क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि इसके साथ ता, की, के, खिलना, तालाब, ऐसे वाले वाक्य शब्द और जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? पद। और कई सारे पदों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो ये थी यहाँ पर हमारे पद, शब्दों से पद बनने की क्रिया। अब आइए शब्दों के भेद। शब्दों को हमने किन किन आधारों में डिवाइड किया, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुए, इसके आधार पर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्रोत के आधार पर। स्रोत का मतलब क्या होता है? उद्गम स्थल, उत्पत्ति, यानी यहाँ कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई शब्दों की, ये कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिए रचना, यानी बनाना या निर्माण करना, तो इसको हम बोलते हैं बनावट के आधार पर। यानी रचना भी बोल सकते हैं, बनावट भी बोल सकते हैं। एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होना, अगर बनावट के आधार पर आ जाए या फिर रचना के आधार पर आ जाए तो दोनों का मीन्स एक ही है, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3 देखिए प्रयोग के आधार पर, यानी वाक्य में इनका प्रयोग कैसे हमें करना है उसके आधार पर। इसके बाद में 4th देखिए अर्थ के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और 4th नंबर है अर्थ के आधार पर, यानी किन शब्दों का क्या अर्थ हम प्रयोग में लाते हैं, कि किन शब्दों को क्या अर्थ के रूप में काम में लेते हैं, उसके आधार पर। तो शब्दों को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहला हम करते हैं स्रोत के आधार पर। सबसे पहला इसका क्या है पॉइंट? स्रोत, यानी इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से हमें ये शब्द मिले हैं, कहाँ से हमने इसको अपनी भाषा में प्रयोग में लिया है, वो सारे चीजें हम इसमें पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर। नंबर 1 देखिए स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सबसे पहला है हमारे पास तत्सम। इस चीज से शायद आप वाकिफ भी होंगे, पिछली बार हमने पढ़ा था, ठीक है। तद्भव, तत्सम, तद्भव। नेक्स्ट है देशज और उसके बाद में है विदेशी। ये 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। 4 सोर्स है, 4 स्रोत है हमारे पास शब्दों को इकट्ठा करने के। तो ये क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहला है तत्सम। तत् यानी उसके, सम यानी समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी आपको ये तो पता ही है कि संस्कृत है वो हिंदी भाषा की जननी है, माता है ना। तो संस्कृत है वो हिंदी भाषा की माता और हिंदी भाषा उसकी पुत्री है। तो ऑब्वियस बात है कि जैसे माता से गुण हमें पुत्र या पुत्री को अपनी माता से गुण प्राप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा को भी संस्कृत से कई सी चीजें ग्रहण करने के लिए मिली है। और ये तत्सम शब्द है संस्कृत के शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों काम में ले लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव क्या है? संस्कृत के शब्द जिनका हिंदी रूपांतरण किया जाता है, यानी उसको कुछ ना कुछ बदलाव के साथ हमारी हिंदी भाषा में काम में लिया गया है, उन्हें कहते हैं तद्भव। देखिए कुछ शब्द जैसे संस्कृत में कहते हैं आम्र, तो हिंदी में भी हम आम्र कई बार लेते हैं काम में, इसको तद्भव में हमने चेंज किया आ, ठीक है। पत्र, इसको हमने हिंदी में काम लिया पत्ता, ठीक है। मक्षिका,
हिंदी में हमने लिया मक्खी। दुग्ध, तद्भव शब्द में हमने लिया दूध। नेक्स्ट देखिए दधी, हिंदी में हमने यानी तद्भव शब्द में हमने लिया दही। निद्रा, हिंदी में यानी तद्भव शब्दों में इसको रूपांतरण किया हमने नींद। इसी तरीके से कपोत, कबूतर, है ना। और भी कई सारे शब्द हैं जो तत्सम शब्द है, जैसे घट, घी, गृह, घर आदि कुछ ऐसे शब्द है जो तत्सम शब्द है, और इसको हमने बदल के जो काम लिया वो तद्भव शब्द। तो इसका डिफरेंस आपको पता लग गया। और एग्जाम में अगर आपके दोनों में डिफरेंस करना जाए कि तत्सम और तद्भव में अंतर बताइए, तो आप सबसे पहला आंसर क्या लिखोगे? तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं, या फिर तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, जबकि तद्भव शब्द हिंदी में संस्कृत के शब्दों का बदलाव है, या इसका रूपांतरण है, या बदलाव के साथ इसको रूपांतरित किया गया है। तत्सम शब्द है वो एज इट इज यानी जो कि तो काम में लिए जाते हैं, जबकि तद्भव शब्द है वो बदलाव के साथ काम में लिए जाते हैं। फिर आप तत्सम शब्द के एक दो उदाहरण बता दोगे और उसको तद्भव में कन्वर्ट करना बता दोगे। तो इस तरीके से आपको उदाहरण बताना है। नेक्स्ट देखिए देशज शब्द। देशज यानी ज यानी होता है जन्म लेने वाला, देश यानी हमारे लोकल संस्कृति में, हमारे देश में ऐसे शब्द जो हमारे देशिक भाषा में जन्म लिए हुए हैं। जैसे आम लोकल लैंग्वेज में हम लिखते हैं लुटिया, खटिया, पगड़ी, ऐसे शब्द वाले झाड़ू, तो झाड़ू, लुटिया, खटिया, लोटा, पगड़ी, तो ये वाले शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द। देशज का मीन्स आपको पता लग गया होगा कि जब हिंदी भाषा है उसने तत्सम से यानी संस्कृत से शब्द काम लिए, संस्कृत को अपनी तद्भव यानी हिंदी रूपांतरण किया, और कुछ जैसे साहित्य की रचना होती है, कहानी, निबंधकार, तो जो राइटर होते हैं वो जिस आम जगह रहते हैं वहां के कुछ शब्द अपने कृति में यानी साहित्य में काम में लेते हैं, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। अब है 4th नंबर का विदेशी। विदेशी यानी दूसरे देशों से आए हुए शब्द, जैसे तुर्की भाषा से कई शब्द हैं, अरबी फारसी से जय और स वाले नुक्ता वाले शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा से भी आए और अंग्रेजी भाषा से भी आए हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। जैसे मजदूर, आल्पिन, रफ्फू, तौलिया, साबुन, फ्रिज। इसी तरीके से देखिए डॉक्टर, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इसके बाद में देखिए बॉल, क्रिकेट, इंटरनेट, ये कुछ ऐसे शब्द है जो अन्य भाषाओं से यानी विदेशों से, अरबी फारसी से, अंग्रेजी से, पुर्तगाल से, चीनी भाषा से, ऐसे वाले शब्द काम में लिए गए हैं जिसे हम कहते हैं विदेशी। तो शब्द को हमने 4 पार्ट में पढ़ने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला स्रोत के आधार पर, नेक्स्ट रचना या बनावट के आधार पर, उसके बाद में प्रयोग के आधार पर, और सबसे अंत में अर्थ के आधार पर। तो स्रोत के आधार में सबसे पहले हमने पढ़ा तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव यानी संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण या बदलाव, या फिर देशज शब्द जो हमारे लोकल लैंग्वेज में जो शब्द काम में लेते हैं। उसके बाद में पढ़ा हमने विदेशी। विदेशी का मतलब अन्य भाषाओं से या फिर विदेशों से आए हुए शब्द जिसको हमने हिंदी में स्थान दिया। तो ये तो हो गए स्रोत के आधार पर हमारे पास शब्द। अब है बनावट या फिर रचना के आधार पर। जब हमारे पास वर्ण आ गए यानी स्वर आ गया, व्यंजन आ गया, तो हमने उसको कैसे उसको बनाया, उसकी रचना या फिर उसकी बनावट का हम अध्ययन करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका रचना के आधार पर।
तो रचना या बनावट के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं इसके, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है कि ऐसे शब्द विशेष जो हमेशा एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, अगर हम उनको तोड़ दें तो उसके टुकड़े करने के बाद में उनका विशेष कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे पानी, जल, घोड़ा, अब, सब, जहां। इसी तरीके से देखिए यौगिक। यौगिक क्या होता है? जोड़, यानी 2 शब्दों को आपस में जोड़ना। जैसे रसोई घर, प्रयोगशाला, घुड़सवार, इसी तरीके से देखिए विद्यालय। उसके बाद में देखिए योग रूढ़। योग रूढ़ दशानन, एक दंत, लंबोदर, नीलकंठ, हिमालय। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और योग रूढ़ क्या होते हैं। हम अगर इनकी परिभाषा समझ लेंगे तो हमें इनको उदाहरण को समझने में आसानी हो जाएगी। रूढ़ शब्द देखिए ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम तौर पे अलग अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पानी, पा और नी का अलग कर लीजिए, अकेले पा का कोई भी अर्थ नहीं है और नी का कोई अर्थ नहीं है, ये दोनों मिलकर ही एक अर्थ प्रकट करते हैं, पानी। ठीक है, और पर्टिकुलर पानी शब्द में ही इसका यूज में लिया जाता है पानी अर्थ को प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए जल। जल में भी जय को आप अलग कर लीजिए, लय को कोई भी मीन्स नहीं निकलता है। घोड़ा में घो और डा दोनों को अलग कर लो, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अब तब जहां, इन सब में यही चीज है कि अगर आप इनको अलग कर दोगे तो इन अलग अलग इनका कोई भी मीन्स नहीं निकलता है। इसी तरीके से देखिए यौगिक। यौगिक ये शब्द होते हैं जिनको अगर हम टुकड़े करते हैं तो दोनों चीजों का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे रसोई घर, घर यानी भवन या आलय या सदन, रसोई यानी खाना बनाने का स्थान, दोनों को हमने जोड़ दिया तो रसोई यानी कुकिंग, घर यानी वह स्थान जहाँ की कुकिंग की जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है? रसोई घर। नेक्स्ट देखिए प्रयोगशाला। प्रयोग, जहाँ पर अनेक तरीके के प्रयोग किए जाते हैं, शाला यानी स्थान या घर, तो ऐसा घर जहाँ पर कई तरीके के प्रयोग किए जाते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया गया? प्रयोगशाला। यानी तो अलग अलग शब्दों को मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया। घुड़सवार, घुड़ यानी घोड़ा, सवार यानी सवारी करने वाला, तो इसका हमने क्या नाम दे दिया? घुड़सवार। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का मतलब ज्ञान, आलय यानी घर, ऐसा घर जहाँ हमें ज्ञान मिलता है, जहाँ हमें विद्या मिलती है, उसे हमने क्या नाम दिया? विद्यालय। यानी 2 शब्दों को जब मिलाया, योग किया, तो एक शब्द हमारे सामने प्रकट हुआ। नेक्स्ट देखिए योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें योग भी किया है ना, लेकिन इनको तोड़ने पर इनका अर्थ तो निकलता है, और जब हमने इसका योग किया तो इसका अर्थ क्या निकला? विशेष अर्थ निकला। जैसे मान लो दशानन, 10 आनंद यानी 10 मुख, आनंद का मतलब क्या होता है? मुख। 10 यानी 10, 10 मुख, और 10 मुख तो ऐसे किसी के भी नहीं होते। किसके थे 10 मुख? रावण। तो विशेष अर्थ प्रकट हो गया ना यहाँ पर, विशेष व्यक्ति के लिए, यानी विशेष अर्थ प्रकट हो गया। आगे देखिए एक दंत, जिसके एक दांत हो। ऐसे तो छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं और धीरे धीरे वो ग्रोथ करते हैं तो 7, 8, 9 महीनों में उनके दांत आने लग जाते हैं। तो पहले 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, लेकिन हम उनको एक दंत के नाम से तो नहीं जान सकते ना,
क्योंकि सारे बच्चों के साथ ही ऐसा होता है। स्पेशली एक दंत के नाम से हम किसको जानते हैं? गणेश। अभी गणेश चतुर्थी बनाई थी ना, तो एक दंत, इनको किनको बोलते हैं? गणेश जी को। इसी तरीके से देखिए लंबोदर, लंबो यानी बड़ा, लंबा, उदर यानी पेट, जिसका पेट बड़ा हो। बड़ा पेट किस साइज में? बहुत सारे जने आजकल हेल्दी मोटे होते जा रहे हैं, तो उनके पेट मोटे ही होंगे। इसका तो ये तो थोड़ी ना कि अपन साइज जिसको बोल देंगे कि आप लंबोदर, नहीं। लंबोदर कौन है? लंबोदर भी भगवान गणेश है, यानी अलग अर्थ निकलता है। दोनों को मिला के एक विशेष व्यक्ति के लिए हमने अर्थ प्रकट किया। नेक्स्ट देखिए नीलकंठ। नील यानी नीला, कंठ यानी कंठ, नीले रंग का कंठ। और नीले रंग का कंठ तो किसी का नहीं होता, किसका होता है? शिव जी का, भगवान शिव का। जब उन्होंने क्या पी लिया था? विष पी लिया था, तो उनका जो कंठ था वो नीला हो गया, तब से उनको किस नाम से जाना जाता है? नीलकंठ। तो नीलकंठ कौन थे? भगवान शिव। इसी तरीके से देखिए हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर। ऐसा घर तो किससे बना हो? बर्फ से बना हो। तो ऐसा घर कौन सा बर्फ से बना हो? ऐसे तो इग्लू भी होता है, पर नहीं, इग्लू को हम हिमालय थोड़ी ना बोलते हैं। हिमालय हम किसको बोलते हैं? पर्वत, हिमालय पर्वत को। तो इस तरीके से रूप, यौगिक, योग रूप। रूढ़ में हम शब्द को तोड़ते हैं तो उसका कोई मीन्स नहीं निकलता। यौगिक में हम दो शब्दों को आपस में जोड़ के एक नया शब्द निर्माण करते हैं, और योग रूढ़ में दोनों शब्दों को हमने जोड़ा है, और उन दोनों शब्दों से ही मतलब वाली अर्थ नहीं निकलता, बल्कि तीसरा ही अर्थ निकलता है, तो उसे हम कहते हैं योग रूढ़। तो ये तो हो गए हमारे रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब पढ़ते हैं हम प्रयोग के आधार पर, यानी हमने दूसरी भाषाओं से शब्द ले लिए, शब्दों को बना लिया। अब हम उनको वाक्य में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, उसके आधार भी हमारे सामने शब्द हैं। जैसे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, यह हो गया प्रयोग के आधार पर। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, विकारी और नंबर 2 अविकारी। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं विकार का मीन्स क्या होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, और विकारी एक ही मात्रा लगते क्या हो जाता है? परिवर्तन करने वाले। विकार का मतलब परिवर्तन, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन करने वाले। तो शब्द, इसके शब्द के अर्थ से ही हमें पता लग रहा है, ऐसे शब्द जो कि संज्ञा, जो कि लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी। तो इसके अंदर हम बताते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब इनमें परिवर्तन कैसे होता है देखिए, जैसे मान लो कोई शब्द है लड़का, तो इसका लिंग परिवर्तन हम कर सकते हैं लड़की। अब इस लड़का का वचन भी हम कर सकते हैं लड़के, तो लिंग परिवर्तन के आधार पर चेंज हो गया। अब लड़का जाता है, लेकिन लड़की आती, हम क्या बोलते थे? लड़की जाती है, तो क्रिया में भी चेंज हो गया, जाता की जगह जाती हो गया। इसी तरीके से देखिए विशेषण, जैसे लड़का गुणवान है, लेकिन लड़की के लिए हम क्या बोलते हैं? गुणवती। लड़का गुणवान है, लड़की क्या? गुणवती। तो ये क्या हो गया? विकार उत्पन्न हो गया, ये परिवर्तन आ गया। किसके आधार पर? संज्ञा में भी और सर्वनाम में, जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारे, यानी वचन इनके चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो कि लिंग, वचन और क्रिया, काल, इनमें परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है? विकारी शब्द है। नेक्स्ट देखिए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी होते हैं जिनमें लिंग, वचन के आधार पर चेंज नहीं होता, वो एज इट इज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे क्रिया विशेषण। नंबर 2 समुच्चय बोधक।
नंबर 3 संबंध बोधक। नंबर 4 विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये ऐसी चीजें हैं जो कि लिंग, वचन और काल के आधार पर चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इन सब चीजों का अध्ययन हम इनके इंडिविजुअल हमें चैप्टर दिए हुए हैं, उनमें हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ उदाहरण जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, उधर, और, परंतु, लेकिन, जबकि, कि, जोर जोर से, धीरे धीरे, ये ऐसे शब्द है जैसे वाह, अरे, बहुत खूब, शाबाश, तो ऐसे वाले शब्द हैं। ये चाहे लड़का हो, लड़की हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, सकर्मक क्रिया हो, अकर्मक हो, गुणवाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, ये कभी भी चेंज नहीं होते। इनकी स्थिति वैसी की वैसी रहती है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अपने अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे वेद कौन कौन से हैं? ये जो हमने शब्द भंडार किया है ना, वो सारा अर्थ के आधार पर है। जैसे प्रवृत्ति, अनेकार्थक, एकार्थक, विपरीतार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक और ध्वनि। तो ये नाम ऐसे हैं जिनसे आप काफी भली भांति परिचित हैं। त्रैवचन शब्द क्या होते हैं? जैसे एक शब्द उसके अनेक नाम हैं, जैसे जल को पानी भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, अम्बु भी बोलते हैं, तोय भी बोलते हैं, सलील भी बोलते हैं। इसी तरीके से अनेकार्थक शब्द, यानी शब्द एक है पर उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे पत्र, पत्र का मतलब एक तो पत्ता होता है, एक पत्र का मतलब है चिट्ठी। अंक, अंक का मतलब एक तो होता है गोद, गोद में लेना, और एक होता है अंशा, काउंटिंग 1 2 3 4, है ना। एकार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका एज यूजुअल एक ही अर्थ निकलता है, अलग से मतलब कोई अर्थ निकलता पर्टिकुलर वही उसका अर्थ निकलेगा। इसी तरीके से देखिए विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द, सुख दुख, इधर उधर, अपना पराया। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, जो मरे नहीं अमर, तो ये क्या हो गए? अनेक के लिए एक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक जैसे अनल, अनिल, अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है हवा। समरूपी यानी उनका रूप एक जैसा लगता है लेकिन वो भिन्नार्थक, भिन्न होते हैं। ध्वनिवाची, ध्वनिवाची में आते हैं जैसे कोई मंदिर की घंटी हो, टन टन, पशु पक्षियों की आवाजें हो जैसे चिड़िया की ची ची, तो इनको भी हम हिंदी भाषा में स्थान देते हैं। जैसे कविता पढ़ते हैं ना, चिड़िया करती ची ची, तो ची के शब्द हमने यूज में लिया ना ध्वनिवाची। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। धन्यवाद।